उस रात जोग शरीफ में मुकम्मल खामोशी थी, एक अजीब सी खामोशी। जहां तक नजर जाती सिर्फ लाशें ही लाशें थी। असल तादाद तो किसी को नहीं पता, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 25,000 लोग कत्ल हो चुके थे। लेकिन ये लोग किसी फौज का हिस्सा नहीं थे, ना ही ये जंग दो सल्तनतों के बीच में हो रही थी। ये तो जोग शरीफ में रहने वाले लोग थे। लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ा जुर्म किया था, वही जुर्म जो 1,500 साल पहले हुसैन और उनके खानदान ने किया था और आजकल गजा के लोग कर रहे हैं, अपने हक के लिए सवाल करने का जुर्म और जुल्म के खिलाफ शाह इनायत के साथ खड़े होने का जुर्म। शाह इनायत का एक ही नारा था, एक ही आइडियोलॉजी थी और एक ही मांग थी, जो खेड़े सो खाए, यानी जो किसान जमीनों पर काम करते हैं उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन ये बात मुगल बादशाह फर्रुखसियार को कबूल नहीं थी। जो जागीरदाराना निज़ाम चल रहा था वो सब वैसा ही चलने देना चाहता था। उसने दिल्ली से अपनी फौज सिंध भेजी, एक ऐसा सबक सिखाने के लिए जिसके बाद कोई और बगावत का सोचे भी नहीं। शाह इनायत को जब पता चला कि मुगलों की फौज जोग शरीफ आई है तो उन्होंने मुज़ाकरात करने की ऑफर दी। वो कोई खून खराबा नहीं चाहते थे। वो खुद मुगलों तक चल कर गए, मगर वापस आई उनकी लाश। उन्हें गिरफ्तार करके उनका सर कलम कर दिया गया और देखते ही देखते उनके 25,000 मुरीदों की भी लाशें गिरा दी गई। चारों तरफ जैसे कयामत का मंजर था और ये सब कुछ हुआ था कराची से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर। शाह इनायत तो कत्ल हो गए, लेकिन सिंध धरती में मुजाहिमत को हमेशा के लिए जिंदा कर गए। जी हाँ, शायद आपके लिए ये सब हैरान कुन होगा। इतने बड़े मैसेकर के बारे में आपने पहले क्यों नहीं सुना? हो सकता है आप कंफर्म करने के लिए गूगल भी करें। सच ये है कि इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के दौरान मैं भी बहुत बार हैरान हुई, लेकिन सच अक्सर कड़वा होने के साथ साथ सरप्राइजिंग बल्कि शॉकिंग भी होता है। इसलिए ज़्यादातर लोग ना सच बोलते हैं, ना सुनते हैं, ना उसके साथ खड़े होते हैं। लेकिन रफ्तार का आपसे एक वादा है, हम सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। और अगर सच नहीं कह सके तो बंद कर देंगे, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। सुन लिया आपने? तो चलें शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, YouTube पर सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमें Patreon पर भी ज्वाइन करें ताकि हमारी रफ्तार बढ़ती रहे। आपने कभी मार्शल रेस थ्योरी के बारे में सुना है? 1857 की जंग आज़ादी तो नाकाम हो गई थी, लेकिन उस जंग में ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत से ऐसे सरप्राइजेस मिले थे जिन्होंने गोरों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। फौज के अंदर होने वाली बगावतों ने उन्हें पैरानॉइड कर दिया था। वो हर किसी को शक की नज़र से देखने लगे थे, हर किसी की वफादारी को बार बार चेक किया जाता और जो इम्तिहान पर पूरा उतरता उसे खूब नवाजा जाता और जो गुलामी कबूल नहीं करते उन्हें खूब ह्यूमिलिएट किया जाता। मार्शल रेस थ्योरी भी इसी रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा थी। उन्होंने मार्शल रेस थ्योरी के जरिए हिंदुस्तानियों के बीच एक और लकीर खींच दी, बहादुरी और बुज़दिली की लकीर। इस थ्योरी की ना कोई साइंटिफिक लॉजिक थी, ना रीजनिंग। ये गोरा साहब की रेसिस्ट और कॉलोनियल मेंटालिटी की एक इजाद थी और इस थ्योरी के मुताबिक पंजाबी, पठान, सिख और गोरखे कुदरती तौर पर बहादुर और जंगजू ठहराए गए थे और इनके अलावा बाकी सब बुज़दिल। और इसमें यूपी, बिहार, बंगाल, सिंध और बलूचिस्तान के लोग भी शामिल थे। आज भी बहुत से लोग हैं जो इस थ्योरी को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं, ये जाने बगैर कि दरअसल नॉन मार्शल कौमें बुज़दिल नहीं, हक परस्त थी, जो गोरों के टाउट बनने के बजाय उनके गले की हड्डी बनी हुई थी। और जहाँ तक सिंध की बात है तो मज़ाहिमत तो सिंध के डीएनए में है। सुमरा डायनेस्टी से लेकर हुर मूवमेंट और कारूंझर से लेकर चोलिस्तान केनाल्स के खिलाफ एहतजाज तक तारीख सिंध वासियों की लड़ाइयों से भरी पड़ी है। लेकिन हमारी आज की वीडियो का फोकस एक मखसूस नज़रिए की मुज़ाहिमत है। मैं बात कर रही हूँ सिंध की बाएं बाजू की मुज़ाहिमती तहरीकों की, और इन तमाम तहरीकों की बुनियाद एक नज़रिया था, मार्क्सिज्म। मार्क्स ने इंसानी तारीख में मौजूद वो तरीक़ेकार जो सरमाया है, जो कैपिटल है, वो कैपिटल कौन पैदा करता है,
इस्तेमाल कौन करता है, सही तरीके से करता है या गलत तरीके से करता है। कैपिटल का मार्क्स ने यही बात कही है कि वो कैपिटल सोसाइटी के पास होने चाहिए, इंडिविजुअल के पास नहीं होना चाहिए। जब तक जुल्म रहेगा उसका रिएक्शन होगा, जब तक समाजी नाबराबरी रहेगी, कुछ लोग सारे लोगों की पैदा की हुई जो दौलत है, मेहनत के ज़रिए पैदा की हुई दौलत है, उस पर कब्ज़ा करके अगर बैठेंगे तो रेजिस्टेंस तो आएगी, रेजिस्टेंस तो होगी। सिंध की लाल तहरीकों को समझने के लिए हमें इस एक जुमले को याद रखना होगा, जो खेड़े सो खाए, क्योंकि ये कहानी किसी नज़रिए से शुरू नहीं होती। आज से 300 साल पहले ये कहानी सिर्फ इसी एक जुमले से शुरू हुई थी और आज भी ये कहानी इसी एक जुमले पर मुश्तमिल है। वही एक नारा जो शाह इनायत की मौत का जिम्मेदार बना, लेकिन सिंध ने इसे मरने नहीं दिया। शाह इनायत से लेकर आज के कॉमरेड्स तक हम ये नारा हर जगह बुलंद देखते हैं। जो खेड़े सो खाए, मतलब जिस ज़मीन पे जो हारी काम करता है उस पे उसका हक है। और ये सिस्टम नहीं चल सकता कि कोई भी एक शख्स या ख़ानदान सैकड़ों या हज़ारों एकड़ ज़मीन के मालिक हों और उस पर जो लोग काम कर रहे हैं वो उनके ग़ुलाम बन के रह जाएं, उनकी तरक्की ना हो, उनको तालीम ना हो, उनके बच्चे भी ग़ुलाम हों और आप एक इनफॉर्मल स्लेवरी को परपेचुएट कर रहे हों। 20वीं सदी की शुरुआत में सिंध एक बार फिर एक बड़े चेंज से गुजर रहा था। अंग्रेजों का राज था और जागीरदाराना सिस्टम और मजबूत हो चुका था और किसान पहले से ज्यादा कमजोर। और इन्हीं मेहनत कशों की आवाज बुलंद करने के लिए 1930 में बनाई गई सिंध हारी कमेटी। ये एक ऐलान था कि अब किसान एक एक करके नहीं, इकट्ठे बोलेंगे। तो सिंध हारी कमेटी में लोग क्या करते, जिनको भी ज़मीन से बेदखल किया गया है या जो ज़मींदार है उसके अपने बटाई का हिस्सा किसान को नहीं दे रहा है या पुलिस के ज़रिए ज़्यादती करा रहा है, तो लोग वहाँ पर आते थे। वहाँ पर वो दफ्तर में वहाँ पर जो भी एक कोई कामरेड बैठा हुआ होता था वो एक दरख्वास्त बनाता था, वो डिप्टी कमिश्नर को, असिस्टेंट कमिश्नर को उसको देता था और उसके बाद उसी की खबर बना करके अखबारात को भेजता था। फिर ये होता था कि दूसरे दिन तीसरे दिन जो है वो वहीं पर गुजारा हो जाता था। 50s में जो सिचुएशन थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। सिंध टेनेंसी एक्ट मंजूर कराया, सिंध भर के किसान आए, जमा हुए, उन्होंने आकर के सिंध असेंबली का घेराव किया और वो एक्ट ज़बरदस्ती मंजूर कराया। और अभी भी जो एक्ट है उसको इन्होंने बहुत सारी तरामीम तो कर दिए, लेकिन बुनियादी तौर पर वही एक्ट है। और इस तहरीक को लीड किया हैदर बख्श जतोई ने। उन्होंने वही 300 साल पुराना नारा बुलंद किया जो शाह इनायत ने दिया था। हैदर बख्श जतोई ने अंग्रेज़ हुकूमत को चैलेंज किया। वो उस सिस्टम के खिलाफ खड़े हो गए जिसका वो खुद हिस्सा थे। खेतों में, देहात में और शहरों में सिंध हारी कमेटी के जलसों की वजह से किसानों को पहली बार ये एहसास होने लगा था कि वो अकेले नहीं हैं, कि उनकी गुर्बत कोई कुदरती हादसा नहीं बल्कि उस सिस्टम का प्रोडक्ट है जो सिर्फ अमीर को बेनिफिट देता है। हारी कमेटी बहुत मजबूत थी। गढ़ी यासीन में एक कामरेड थे, नेक मोहम्मद फजली साहब, हारी कारकुन थे जैसे होते हैं। तो वो ज़ाहिर के हारी कारकुन और कामरेड तो ज़मींदार से झगड़ा ही रहता था, तो उसको ज़मींदार ने एक ने मर्डर करा दिया। फिर ये हुआ कि उन्होंने जब उसको तदफीन की थे तो उन दो कामरेड तीन और उन्होंने जो उसकी कब्र पर यूं हाथ मिला करके कहा कि हम इसको इंतकाम लेंगे, पलान फटना थी सिंधी में जो कहते हैं पलान। और ये कहा कि गैरत सिर्फ औरत पर नहीं होती, बीवी बहन पर, माँ पर नहीं होती, वो गैरत कामरेड पर भी होती है। और ये हुआ कि फिर उसको उन्होंने मर्डर किया। 1938 में एक किसान नहा हुआ। मीरपुर खास के किसानों ने बहुत बड़ी जदोजहद की और उनके ज़मींदारों ने रजिस्ट किया जो ज़्यादातर तालपुर थे। तो उन्होंने मुज़ाहमत की। उस मुज़ाहमत में उनको क्या किया, उनके ऊपर मर्दों पर केस दाखिल किया। वो चले गए हैदराबाद। वो हैदराबाद में थे। पीछे उनकी जो गंदम के खेत थे वो पड़े हुए थे, साफ़ किए हुए गंदम पड़ी हुई थी खेत में। तो उन्होंने अपने काराओं के ज़रिए मुसल्लह होकर के उसको उठाने आए। तो उस पर उनकी औरतों ने मुज़ाहमत की, जिसमें बख्तावर का नाम आपने सुना होगा। माई बख्तावर ने बहुत बड़ी मुज़ाहमत की
और मुज़ाहमत करते हुए वो वहीं पर शहीद हो गई और उसका पूरा ब्लड जो था वो पूरे उस गंदम में जो वो मिक्स हो गया। तो आज तक वो यहाँ पर जद्दोजहद की, जो किसानों की जद्दोजहद है, उसकी अलामत समझी जाती है माई बख्तावर। और क़याम पाकिस्तान के बाद भी ये स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुई। जब जीएम सैयद ने देखा कि सिंध की शनाख्त मिटाई जा रही है, 1 यूनिट के जरिए सूबों को नया रंग दिया जा रहा है और मुल्क बार बार डिक्टेटरशिप के हाथों जा रहा है, तो उन्होंने भी रेजिस्टेंस का रास्ता चुना। उन्हें भी जेलें काटनी पड़ी, मुकदमे भुगतने पड़े। डिक्टेटरशिप के बारे में तो आप जानते ही हैं। और 1 यूनिट वो निज़ाम था जिसमें पूरे पाकिस्तान को सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था और किसी भी सूबे को अलग शनाख्त नहीं दी गई थी। पाकिस्तान की तारीख में कुछ दौर ऐसे होते हैं जो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होते, बल्कि वो पूरी सोसाइटी को बदल देते हैं। 1960 और 70 की दहाई में पूरी दुनिया की तरह सिंध में भी कॉमरेड, तरक्की पसंद और कौम परस्त सियासत अपनी उरूज पर थी। यूनिवर्सिटियाँ हों या ज़मीनें, अदब हो या अदालतें, हर जगह सवाल पूछे जा रहे थे। अयूब के जबर के खिलाफ भी सबसे ज़ोरदार आवाज़ बाएं बाजू की जानिब से ही बुलंद हुई। 1958 में यहाँ पर मार्शल लॉ लग गई अयूब खान की। उस मार्शल लॉ में जो उनको पहले, क्योंकि अयूब खान आए थे अमेरिका की तरफ से, वो अमेरिका के नुमाइंदे, अमेरिका का ये था कि यहाँ पर सुर्खों को ख़त्म करना है, क्योंकि रूस जो है सोवियत यूनियन यहाँ करीब है, तो उसके असरात यहाँ पर बहुत पड़ते हैं। तो उन असरात को रोकने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर कम्युनिस्टों की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ख़त्म किया जाए। तो रियासती तशद्दुद जो था वो इंतहा पर चला गया। और यही दौर था जब एनएसएफ अपने उरूज पर नजर आई। एनएसएफ एक स्टूडेंट यूनियन थी जो 1956 में बनाई गई। इस टाइम पूरे पाकिस्तान के हालात जरा अनस्टेबल थे, हुकूमतें बार बार बदल रही थीं और सोशल और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ रही थी। एनएसएफ एक सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट तहरीक थी और मुल्क की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स इसके मेंबर्स थे। एनएसएफ के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे: पाकिस्तान इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बने, सोसाइटी क्लास डिविजन से फ्री हो और लोगों में इक्वालिटी हो, चाहे कोई किसी भी जेंडर या कौमियत से ताल्लुक़ रखता हो। उनका मानना था कि मुल्क के फैसले अवाम खुद करे, ना कि फॉरेन पावर्स, जनरल्स, कैपिटलिस्ट या जागीरदार, ताकि शहरी मुल्क की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकें। उन्होंने एहतजाज, हड़तालें और अवेयरनेस कैंपेन्स की। 1960 की दहाई तक एनएसएफ ने पाकिस्तान में तरक्की पसंद आवाज़ के तौर पर अपनी जगह बना ली थी। तो 1960 में हसन नासिर को गिरफ्तार करके शाही किले में ले जा करके 3rd डिग्री टार्चर उसको दिया गया। उसके ये जो एल्बो थे ये तोड़ दिए गए, ये घुटने जो थे ये तोड़ दिए गए, लेकिन जितने भी जॉइंट थे उसके वो तोड़ दिए गए। तो 13 तारीख को इसको जो है ना वो तशद्दुद करके गुमनाम जगह पर इसको दफन किया। उसकी वालदा यहाँ पर आई, तो जिस आदमी की लाश उसको दिखाई गई कब्र खोद करके, वो उसने कहा कि मेरा बेटा नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी बिल्कुल ही जो है वो रियासती जबर व तशद्दुद की वजह से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। हारी कमेटी थोड़ी बहुत जो थी वो हैदर बख्श जतोई और जीएम सैयद की और गुलाम मोहम्मद लगारी थे और अब्दुल कादिर इंडड़ थे, कामरेड जतोई थे, उनकी वजह से हारी कमेटी जो थी वो चलती रही, लेकिन उनके लिए ज़्यादातर वो जेल ही थी। फिर शेख अयाज़ ने इनको जो है वो ज्वाइन किया, तो शेख अयाज़ को भी मुसलसल कंटिन्यूसली उन्होंने कभी साहिवाल जेल तो कभी किस जेल, तो वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होते थे, लेकिन उसकी जो शायरी थी उसकी वजह से उसको टारगेट करते थे। वो कहता हूँ बडेरो हिलड़े बिगड़े जो सरकार तब उसने झिरकी वारी दिल लड़े। कहा कि बडेरा जो है ना अकाब नज़र आता है और जब सरकार उसको आंखें दिखाए तो अकाब से चिड़िया बन जाता है, तो इस वडेरे के साथ तुम लड़ो। तो उसकी शायरी इनकलाबी शायरी थी, उसकी वजह से उसको अयूब खान ने मुसलसल अकाब का निशाना जो है वो बनाया। जब 1960s के आखिर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो फेमस हुए तो वो अपने आप को जमहूरी और अवामी रहनुमा के तौर पर पेश करते थे, क्योंकि हम जमहूरियत के कायल हैं। और तुलबा, मजदूरों और किसानों को अपनी साइड पर करने की कोशिश करते थे। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाकर उसे रोटी कपड़ा मकान का नारा दिया। ये सब करके वो काफी सक्सेसफुल भी रहे, लेकिन पावर में आने के बाद कोई धोखा ना दे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बस उनके इक़्तिदार में आते ही पाकिस्तान ने डिक्टेटरशिप का फ्री ट्रायल एक्सपीरियंस किया, स्पेशली फॉल ऑफ ढाका के बाद।
पहले तो उन्होंने सारे डिसीजंस की पावर प्राइम मिनिस्टर यानी खुद को दे दी और फिर अपने आप के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को भी दबा दिया। इनमें एनएसएफ भी शामिल था और देखते ही देखते मीडिया भी कंट्रोल्ड हो गया। उसके साथ स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर भी पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। कहते हैं कि भुट्टो तो डिक्टेटर है। हालात भुट्टो के दौर में खराब हो चुके थे, लेकिन फिर जिया आ गए और जो कोई बची कुची कसर थी उन्होंने वो भी निकाल दी। हम उस वक्त जो थे वो सिंध नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन में थे। उस वक्त मेरी उम्र हार्डली कोई 18-19 साल होगी। 1980 में जब मार्शल लॉ ने हम पर धावा बोला, नॉर्थ नाज़िमाबाद में हम थे, वहाँ पर ये पर्चा छाप रहे थे सुर्ख परचम का। तो ये इम्तियाज़ बिल्ला उस वक्त कर्नल था, वो पूरे अटाला लेकर के आया। हमारा एक छोटा सा कमरा था, बहुत शदीद गर्मी थी और जून का जुलाई का महीना था, तो उस तपती धूप में हम बैठे जो कर रहे थे, तो उन्होंने आकर के घेराव कर दिया, बंदूकें हमारे ऊपर तान लिए। हम तो हम परेशान हो गए कि हमारे पास है तो कुछ भी नहीं। तो वो आए थे असल में हमारा इनकाउंटर करने के। अगर हमसे कोई भी चीज़ असला मिल जाता तो वो हमारा वहाँ पर इनकाउंटर, पर हमारे पास सवाए किताबों के और कोई चीज़ नहीं थी। फिर उसमें प्रोफेसर जमाल नकवी भी हमारे साथ थे और शहीद नज़ीर अब्बासी भी थे। तो शहीद नज़ीर अब्बासी और प्रोफेसर जमाल नकवी सेंट्रल कमेटी के मेंबर थे। तो उनको जो है ना, नज़ीर अब्बासी को हाई डिग्री का टार्चर किया गया, यानी उसको भी हसन नासिर की तरह तमाम जितने भी जॉइंट थे उसके वो तोड़े गए। फिर शीशे के टुकड़े फर्श पर बिछा करके और एक आदमी उसके छाती पर बैठ गया और उसको घसीटा गया उसमें। तो उसके जिस्म पर, ईदी साहब ने हमें जेल में आकर के बताया था, जिस्म पर उसके मांस नहीं था। उसने सेंसरशिप ये लगाई, कहा कि भाई ये खबर नहीं लगेगी, वो निकाल देते हैं। वो कहता था कि अब ये खबर निकालिए तो इसको जो वापस खाली नहीं छोड़ना। तो इधर उधर से भर्ती करके, तब मैं अखबार में ही था जिया के पीरियड में, वो मैंने भुगता है। तो फिर ये पूरा हमारे जो अखबारी मालकान की अंजुमन थी APNS, उन्होंने जिया को कहा कि भाई ये तो कैसे हम करेंगे। तो फिर कहा कि ठीक है उसको खाली रहने दो। तो जिया पीरियड के उस अरसे के बाद अखबार आप देखोगे तो उसके स्पेस खाली आपको मिलेंगे। तो मतलब वहाँ से कोई खबर काटी हुई है, निकाली हुई है। उस ज़माने में सिंध की सियासत में रसूल बख्श पलीजो भी काफ़ी एक्टिव थे। पलीजो सिर्फ एक सियासी लीडर नहीं थे, वो सिंध की लेफ्ट पॉलिटिक्स में एक अहम किरदार थे। अदालतों से जेलों तक, गाँव से लेकर लॉन्ग मार्चों तक उन्होंने अपनी ज़िंदगी आम लोगों के साथ चलते हुए गुजारी। उन्होंने अवामी तहरीक की बुनियाद रखी, उसे किसानों, मजदूरों, तुलबा और औरतों की आवाज़ बनाया। फ्यूडलिज्म, पावर, डिक्टेटरशिप और हर उस सिस्टम के खिलाफ खड़े हुए जो इंसान को इंसान नहीं समझता था। वो किताबें भी लिखते रहे, मुकदमे भी लड़ते रहे और तहरीकें भी चलाते रहे। लेकिन शायद उनका सबसे बड़ा काम ये था कि उन्होंने सिंध में सियासी शऊर पैदा किया। उन्होंने लोगों को ये समझाया कि वो गरीब क्यों हैं, उनकी गुर्बत से फ़ायदा कौन उठाता है और वो इसके खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हैं। उन्हें बार बार जेल में डाला गया, लेकिन हर बार वो पहले से ज़्यादा मजबूत होकर वापस आए। This is a matter of shame. It's not a matter of pride. It is something to be ashamed of in our history. Yes, sir. 1940 रेजोल्यूशन के तहत पाकिस्तान में शामिल हुआ था। कोई लॉटरी नहीं लिखाई गई थी। किसी जनरल ने हमें हुक्म नहीं दिया था क्या तुम मुसलमान मेरी बैरक, या आप तशरीह करते उस वक्त कि मुसलमान की माना हो गया, तुम्हारा मुल्क मेरा होगा, तुम्हारी जमीन को मैं फतेह करूंगा, मैं दूसरे उचक्कों और बदमाशों को बुलाकर तुम्हारे मुल्क को तकसीम कर दूंगा, फिर हम पाकिस्तान में शामिल होते तो हम मुजरिम। We would not have entered this Pakistan if the conditions had been given to us. हमारे साथ फ्रॉड हुआ। सिंध की लेफ्ट तहरीकों की कहानी में रसूल बख्श पलीजो ने सिर्फ इनकलाब की बात नहीं की, बल्कि पूरी जिंदगी आम लोगों के लिए इज्जत, बराबरी और इंसाफ को हकीकत बनाने में लगा दी। 1980 की दहाई के आगाज में जब मुल्क पर मार्शल लॉ पूरी तरह मुसल्लत था, तो मुख्तलिफ सियासी जमातों ने मिलकर एक इत्तेहाद बनाया, मूवमेंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें बड़े नाम भी थे और कुछ गुमनाम कारकुन भी। इसमें नुसरत भुट्टो भी थी और वो लोग भी जिनके नाम कभी तारीख की किताबों में नहीं आएंगे। जब MRD की तहरीक चली थी
तो उस वक्त जो है पंजाब इसमें शामिल नहीं हो रहा था। जब शामिल होने की तरफ जा रहा था तो उसको कहा गया कि भाई कुछ देर ठहर जाओ, क्या पता कुछ चीज़ें चेंज हो रही हूँ वगैरह। ये पूरी बात कहते मतलब इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं जो बाद में छपी। तो वो होता रहा, तो उसने बाकायदे एजिटेशन में नहीं आया। सिंध जो है वो हमेशा पॉलिटिकल एजिटेशन उसमें बिलीव करता है, उसी में वो रहा है। उनके मुतालबात क्लियर थे, मार्शल लॉ को ख़त्म किया जाए, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्टोर किया जाए, साफ शफाफ इंतखाबात कराए जाएं और मुंतखब नुमाइंदों को इक़्तिदार मुंतकिल किया जाए। लेकिन फिर एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से MRD के कदम लड़खड़ा गए। ये मार्च 1981 की एक सुबह थी जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक जहाज़ आम दिनों की तरह उड़ा। मुसाफिर अपने अपने कामों और ख्यालों में गुम थे। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये सफ़र पाकिस्तान की तारीख के सबसे खौफनाक वाक़यात में से एक बनने वाला था। कुछ ही देर बाद चंद नौजवान अचानक अपनी सीटों से खड़े हुए। उन्होंने हथियार निकाले और ऐलान किया कि ये जहाज़ अब अल जुल्फ़िकार ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में है। हाईजैकर्स ने मुसाफिरों से कहा कि वो क्रिमिनल्स नहीं बल्कि पॉलिटिकल फाइटर्स हैं और पाकिस्तान में कैद सियासी कैदियों की रिहाई चाहते हैं। 13 दिन तक चलने वाली इस हाईजैकिंग में एक पैसेंजर को कत्ल भी किया गया। रफ्तार ने इस हाईजैकिंग पर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं। बैक टू आवर स्टोरी। हॉस्टेजेस की जान बचाने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत ने कुछ सियासी कैदियों को रिहा करने पर अग्री किया और इसी के साथ ये सफ़र ख़त्म हो गया। लेकिन अल जुल्फ़िकार और MRD में एक चीज़ कॉमन थी, भुट्टो फैमिली, और बस यही काफ़ी था। ज़िया ने इस हाईजैकिंग को MRD का 9 मई बना दिया। रियासत पूरी ताकत से उन पर टूट पड़ी। सिंध में सियासी फ़िज़ा अचानक बदल गई। हमें कोर्ट मार्शल से पहले 3rd डिग्री हमें टार्चर किया गया, लेकिन हमारे नाखून जो थे ये निकाले गए और लटका दिया जाता था। 48 घंटे तक हम लटके रहते थे, कोई रहम नहीं होता था। पूछते क्या थे कि सोवियत यूनियन ने आपको कितने पैसे दिए? भाई सोवियत यूनियन को तो हम जानते भी नहीं, हमें भला वो सोवियत यूनियन क्यों पैसे देगी? हमारे पास क्या है? उनको अपनी सुरख फौज है, ताकतवर फौज है, उनसे लड़ो, हमारे पास क्या है? तो फिर हम पर चार्ज फ्रेम किया गया कि हम गद्दार हैं। फिर एक इन्होंने ड्रामा करके भुट्टो के बेटे से जहाज अगवा करवाया, उसमें हमारे नाम दिए गए कि जितने भी सियासी कैदी हैं उनको आज़ाद करो। हमने कहा कि भाई हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम नहीं जाएंगे, आप हमें जलावतन कर रहे हैं, हम इस साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमने रिफ्यूज़ किया, हमने सख्त मुज़ाहमत की। 7 दिन तक हमारी लड़ाई चलती रही, हमारा खाना बंद कर दिया गया, पानी बंद कर दिया गया। इन लाल तहरीकों के मेंबर्स ने हुकूमत का टॉर्चर भी सहा और जेल भी काटी और 1988 में जनरल ज़ियाउल हक की हलाकत के बाद ये कारकुन आज़ाद हुए। लेकिन ये वही लोग नहीं थे जो अंदर गए थे। कुछ थक चुके थे, कुछ टूट चुके थे और कुछ हमेशा के लिए खामोश हो चुके थे। लेकिन फिर एक और वाक़या हुआ जिसने सिंध के कौम परस्तों में नई जान डाल दी। मगर इस दफ़ा इस कहानी का मेन कैरेक्टर कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत थी। 5 जून 1992 मेजर अरशद जमील की सरबराही में 15 फौजी नौजवान टंडो बहावल में एंटर हुए। गांव वाले तो अभी वाकिफ भी नहीं थे कि उनके साथ क्या जुल्म होने वाला था। फौजी गांव से 9 हारियों को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए। उन सब लड़कों को रॉ का एजेंट करार देकर सिंधु दरिया के किनारे कत्ल कर दिया। गांव वाले बस देखते रह गए और नौजवान लड़कों की जिंदगियां छीन ली गई। किसी ने बाप, किसी ने भाई और किसी ने बेटा। इन खानदानों ने अपना बहुत कुछ खो दिया था। और तो और इन 9 में से 3 कत्ल एक ही घर से हुए थे। 2 बेटे और 1 दामाद, बहादुर, मंथर और हाजी अकरम। माई जिंदो की तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। लेकिन जिस मामले को नेशनल सिक्योरिटी का कवर दिया जा रहा था वो असल में एक ज़मीन का तनाज़ा था। बाकी लोग तो चुप हो गए, उन्होंने अपनी गुर्बत और अपनी बेबसी के आगे घुटने टेक दिए। लेकिन माई जिंदो तो वैसे ही अपना सब कुछ खो चुकी थी। उसने केसेस किए, पेशियां भुगती और अपने बेटों को इंसाफ दिलाने के लिए हर हद तक गई। लेकिन इंसाफ की कीमत बहुत महंगी होती है, अक्सर वो अदालतों पर दस्तयाब नहीं होता। 4 साल के बाद भी जब मेजर अरशद जमील को सज़ा नहीं मिली
तो माई जिंदो की दोनों बेटियों ने खुद को कोर्ट के सामने आग लगा दी। बेटे तो पहले ही छिन गए थे, अब माई जिंदो की बेटियां हाकिमजादी और ज़ैबुन्निसा भी उसके साथ नहीं रहीं। और फिर बिलाखिर 1 महीने बाद मेजर अरशद जमील को कोर्ट मार्शल करके फांसी दे दी गई। लेकिन क्या ये इंसाफ कहलाने के लायक था? कुछ साल पहले माई जिंदो तन्हाई में इंतकाल कर गई। इसके बाद कुछ अरसे ऐसा लगा कि शायद जैसे अब सियासत का मौसम बदल गया है। 18वीं तरमीम आई, कालाबाग डैम का खात्मा हुआ और पीपल्स पार्टी की हुकूमत सर चढ़कर बोलने लगी। सिंध में कौम परस्त सियासत कुछ हद तक खामोश हो गई, लेकिन ये खामोशी ज़्यादा देर नहीं चलनी थी और फिर सिंध में वसाइल पर कब्ज़ों की एक नई कहानी शुरू हो गई। सकरन में ज़मीन के झगड़े पर नवाब शाह के ताकतवर लोगों ने भंड बरादरी के 6 लोग कत्ल कर दिए। इस वाक़े के बाद GM सैयद के पोते सैयद ज़ैन शाह 1 हफ्ते तक सकरन में लाश रखकर धरना देकर बैठे रहे। उन्होंने उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई और पूरे सिंध को जरदारी के जबर के खिलाफ सड़कों पर ले आए। ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो सिंध की पिछले 16 साल की जो हिस्ट्री थी, 2018 से जो कब्ज़ा माफिया है जो आज तक जारी है, वो कराची, ठट्टा, मुख्तलिफ अज़ला में, टंडवाला यार, मीरपुर, मुख्तलिफ अज़ला में ये ज़मीनें कब्ज़ा करते रहे और ये कागज़ात तब्दील हो जाते थे और पुलिस भी उनको इंस्ट्रूमेंट बनती थी। तो उन्होंने ये सिलसिला उधर बंद हुआ और जब उनके होम डिस्ट्रिक्ट में रेजिस्टेंस आया तो एक बहुत बड़ा वाक़या था। जो मुल्क के पूरे शाहराह बंद थे और मेरा ख़्याल है कि ये पूरी मूवमेंट जो लैंड माफिया के अगेंस्ट थी उसमें से सक्सेसफुल स्टोरी, और वो भी सबसे पावरफुल बंदा और किसी गरीबों के हाथों उसने सरेंडर किया। तो ये स्टोरी थी और उसके नताइज अब ये हुए हैं, लोग अपनी ज़मीनों में बैठे हुए हैं और फिर फैसला हुआ, फैसले भी मेरे यहाँ हुआ। फिर उनको जो शोधा थे उनको कॉम्पनसेशन ज़मीनों की सूरत में, पैसों की सूरत में, दूसरी चीज़ें मिली और मामला सेटल हुआ। अभी ये मामला थमा ही था कि बहरिया टाउन में गरीबों की ज़मीनों पर कब्जे के खिलाफ तमाम कौम परस्त जमातों ने बहरिया टाउन के सामने धरना दे दिया। इस वाक़े पे पूरी सिंध में रिएक्शन आया, खुसूसन कराची, ठट्टा और इन इलाकों के जो कोहिस्तानी इलाकों के लोग थे वो सारे इसमें शरीक हुए और इज्तिमा बढ़ता गया। उन्होंने कोशिश की कि ये ना हो, क्योंकि एक बिल्डर माफिया का भी टाइकून था और उसके सपोर्टर गवर्नमेंट ऑफ सिंध थी, चीफ मिनिस्टर था, वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर नहीं था लेकिन उसके पीछे मौजूदा प्रेसिडेंट भी था। और जब बहरिया टाउन के गेट को आग लगी या लगाई गई तो उस वक्त सिंध में जरदारी हुकूमत ने कौम परस्त रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन शुरू कर दिया। फिर ये मौका लेके कि पब्लिक ने ये प्रोटेस्ट क्यों किया है, तो उन्होंने एक रिएक्शन अपनी ताकत शो करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने तहसील सतह पे पूरे सिंध में नेशनलिस्ट वर्कर्स को, मुख्तलिफ सियासी जमातों को गिरफ़्तार करना शुरू किया और केसेस किए। पहले 29, फिर 3 और 32 दहशतगर्दी क्राइम के केसेस किए और गिरफ्तारियां तहसील सतह पे होना शुरू हुई, क्योंकि मूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी। मुख्तलिफ कौम परस्त रहनुमाओं और कॉमरेडों पर मुकदमात दर्ज करवाए गए। ऐसे वक्त में जब कॉमरेड सियासत ताकत के सामने दबती जा रही थी, सैयद ज़ैन शाह डट कर खड़े रहे। मैंने कहा कि अगर मैं कोर्ट को फेस करूंगा और बेल नहीं कराऊंगा, अगर मेरे इलाके का कोई मुखालिफ भी सिंध में ये कहे कि ये क्रिमिनल है, तो मैंने जज को कहा तो मैं जवाब भी नहीं दूंगा और वो सज़ा खाऊंगा। और फिर जब 2023 में थरपारकर के तारीखी पहाड़ी सिलसिला कारूंजर में चाइना क्ले और ग्रेनाइट की माइनिंग करने का ऐलान हुआ तो लोग एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। ये ऐलान महज एक तरक्याती मंसूबा करार दिया गया, लेकिन सिंध के लिए ये कुदरती वसाइल और सकाफत पर एक हमले के तौर पर महसूस किया गया। कारूंजर का पहाड़ी सिलसिला सिर्फ पत्थरों का जखीरा नहीं, बल्कि ये सिंध की तारीख, थर की तहजीब, कदीम मंदिरों और कुदरती चश्मों का घर है। वहाँ के लोग उसे अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा समझते हैं। यही वजह थी कि जैसे ही इस मंसूबे का ऐलान हुआ, सिंध भर में शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया। जब सिंध माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट ने कारूंजर में माइनिंग राइट्स को ऑक्शन करने का ऐलान किया
तो एहतजाजी लहर मजीद तेज हो गई। इसके अलावा अयाज पलीजो समेत दीगर कॉमरेड्स ने भी इस मंसूबे के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, अदालतों तक गए और उसे सिंध के वसाइल पर कब्जे की एक और कोशिश करार दिया। सोशल मीडिया पर भी कारुंजर के बचाव के लिए मूवमेंट्स शुरू हुई, जिनमें स्टूडेंट्स, लॉयर्स, जर्नलिस्ट और सिविलियंस ने हिस्सा लिया। यहाँ तक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई कारकुनान और मुकामी रहनुमा भी इस फैसले के हक में नहीं थे। और फिर 2025 में दरियाए सिंध पर ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत 6 कैनाल्स बनाने का प्लान सामने आया, जिनमें चोलिस्तान कैनाल भी शामिल था। इस कैनाल का मकसद जनूबी पंजाब के रेगिस्तानी इलाके चोलिस्तान तक पानी पहुँचाना था, जिसके लिए मौजूदा दरियाओं और लिंक कैनाल सिस्टम से पानी का रुख मोड़ा जाना था। इस मंसूबे से बंजर ज़मीनें ज़रखेज़ खेतों में तब्दील होकर ज़रई पैदावार बढ़ाने में मदद मिलनी थी। इस फैसले पर सिंध में एहतजाज एक बार फिर तेज हो गए। पहले तो सिर्फ सिंध की कौम परस्त जमातों ने प्रोटेस्ट किए और फिर कुछ ही अरसे बाद वकला भी इसमें शामिल हो गए और एक बड़ी और बेमिसाल रेजिस्टेंस शुरू हो गई। लेकिन अहम सवाल ये है कि दरियाए सिंध पर कैनाल बनाना इतना बड़ा मसला कैसे बना? सिंध में पहले ही पानी की कमी है और अगर ये कैनाल बना दिए जाते हैं तो सिंध को उससे भी कम पानी मिलेगा, क्योंकि इंडस रिवर इंडिया और पंजाब से होती हुई आखिर में सिंध तक पहुंचती है। इससे हमारा एग्रीकल्चर बुरी तरह इफेक्ट होगा, कम फसल पैदा होगी, किसानों में गुर्बत बढ़ेगी और कई लोगों को मजबूरन अपने गांव छोड़ने पड़ेंगे। और अगर समंदर में दरिया का फ्लो कम हुआ तो समंदर आगे आ जाएगा, जिससे सिर्फ ज़रखेज़ ज़मीन ही नहीं बल्कि इंडस डेल्टा भी ख़राब होगा और मैंग्रोव्स और फिशरीज को भी नुकसान पहुंचेगा और ये डैमेज इरिवर्सिबल और लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है। जो 20 साल बाद जो हमें नज़र आती है कि ये पूरे हमारे र्यूंड एरियाज़ हैं, ये पूरे लोग अपनी जो बदीन से लेकर कराची तक ये इलाके तबाही के अंदर होंगे। पीने का पानी, कराची का पानी कोटड़ी से आता है और बारिशों का हब से आता है, उसका परसेंट थोड़ी है, 15% है या इससे ज़्यादा है। तो पूरा पानी उधर से आता है, ये भी इम्पैक्ट। तो हम सिंध सिर्फ पीने के लिए होगा, बाकी एग्रीकल्चर के लिए नहीं होगा। तो इसलिए ये हमारे लिए ऐसा फ़ैसला है जो जीने मरने का है। और हम जो इस रियासत में शामिल अपनी तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जब तरक्की हमारी बंद हो जाए, तनाज़ुली की तरफ जाएं और गैर महफूज हों, तो यकीनन तौर पे हमें हमारा रिएक्शन भी ऐसा ही आए। और तो और ना सिर्फ ये बल्कि पॉलिटिकली भी बहुत बड़ा क्राइसिस आ सकता है, जिसकी झलक हमने सिंध में हुए एहतजाजों की सूरत में देखी। सिंध भर से वकला बबरलोई बाईपास पहुंचे और वहां धरना देकर सिंध और पंजाब के दरमियान आने जाने वाली ट्रैफिक बंद गई थी। इस तवील और पुरअमन धरने ने सिंध में पहले से मौजूद सियासी सरगर्मियों को मज़ीद तेज कर दिया। इस धरने की क़यादत कराची बार के सदर आमिर नवाज बड़ाइच और सिंध हाई कोर्ट बार के सदर सरफराज मेतलो कर रहे थे। ये धरना 13 दिन तक जारी रहा और इस धरने के दौरान एक अजीब मंजर देखने में आया। सिंध वासियों ने मेहमान नवाजी की एक तारीख रकम कर दी। मुसाफिरों के लिए रिहाइश और खाने पीने का मुफ्त इंतज़ाम किया गया। कुछ ज़मींदारों ने खाने पीने के मुफ्त कैंप्स भी लगाए और कई होटलों पर खाने की कीमतें बढ़ाने के बजाय कम कर दी गई। बिलाखिर अप्रैल 2025 को वफाकी हुकूमत ने कैनाल मंसूबा बैक बर्नर पर डालने का ऐलान किया। सिंध के लोग पानी के इशू पे बहुत सेंसिटिव हैं और उन्होंने वो करके दिखाया इस साल आपको 2025 में कि लाखों लोग 6 महीने तक हर आने वाला दिन तहरीक में इजाफा होता जा रहा था, कम ना हुआ। और CCI को ज़बरदस्ती बिठा के और फैसला करके और पीछे धकेली इसकी। तो सर्वाइवल की जब जंग आती है ना, तो अपने हम झगड़े नहीं देखते हैं उस वक्त, तो पानी का और ज़मीनों का इशू इसीलिए है। लेकिन बबरलोई धरने का इख्तिताम सिंध के वकला की मुज़ाहिमती सियासत का स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। मगर इस बार मुज़ाहिमत वफाकी नहीं, सूबाई हुकूमत के खिलाफ थी। हाई कोर्ट बार के इंतखाबात में जरदारी सरकार ने खजानों और प्लॉटों के मुंह खोल दिए। सूबाई वजीर ज़ियाउल हसन लंजार ने मुख्तलिफ शहरों में जाकर भरपूर इंतखाबी मुहिम भी चलाई, लेकिन इसके बावजूद
उनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सरफराज मेतलो को हसीब जमाली के हाथों शिकस्त हुई। हसीब जमाली ने बबरलुई धरने से लेकर बाद के मुख्तलिफ मौक़ों पर कौम परस्त कारकुनों के मसाइल पर बात की और वो सिंध में हुकूमती पॉलिसियों के अगेंस्ट रहे हैं। इनके पास बहरान है, इनके पास अब लोग नहीं बचे हैं, अक्ल वाले लोग इनके पास आएंगे नहीं। ये मुल्क को जो है ना ऐसे चरिया लोगों के हाथों में आ गया, वो चला रहे हैं। हम लोग बस खिलौने हैं और हमारे साथ ये खेल रहे हैं। इस वक्त सिंध में कॉमरेड और कौम परस्त सियासत एक बार फिर वकला के साथ मिलकर आगे बढ़ रही है। अभी भी उम्र के इस हिस्से में भी मतलब मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं बाहर निकलूँ, इवन कोविड में भी। तो मैं तो इसमें बिलीव करता हूँ कि बजाय इसके घर पर पड़ा रहा हूँ डिप्रेशन में, आइसोलेशन में, बगैर कनेक्टिविटी के हॉस्पिटलाइज हो जाऊँ, अच्छा है सड़क पर कोई मुजाहरा करते हुए, पुलिस से झगड़ा करते हुए वहाँ पर मर जाएं तो अच्छा है। यही होना चाहिए, ज़िंदगी स्ट्रगल ही है, वो होनी चाहिए। दरियाए सिंध से निकाले जाने वाले कैनालों के मंसूबों से लेकर कॉर्पोरेट फार्मिंग और कारोंजर की पहाड़ियों में माइनिंग जैसे मामलात पर वकला और कौम परस्त रहनुमा मिलकर रेजिस्टेंस पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इस प्रेशर ने सूबे में मुसलसल चौथी बार हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा की हैं, क्योंकि वफाकी हुकूमत के साथ किए गए बाज़ मुआहदे अमली शक्ल इख्तियार करते नज़र नहीं आ रहे। 300 साल पहले झोंक शरीफ में 25,000 लोग मार दिए गए थे और आज लोग सड़कों पर बैठे हैं। फ़र्क सिर्फ तरीके का है, लेकिन नारा वही, जो खेड़े सो खाए। लेकिन अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि क्या सिंध मुज़ाहिमत करेगा, असल सवाल शायद ये है कि इस बार ये मुज़ाहिमत कुछ बदल भी पाएगी या ये भी तारीख के उन हिस्सों में शामिल हो जाएगी जिन्हें हम याद तो रखते हैं लेकिन बस दोहराते रहते हैं। भुट्टो जिंदा है या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन सिंध में मुज़ाहिमत ज़रूर जिंदा है।